दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सरकार के प्रकार यानी संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकार और संघवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। ये किसका कथन है? तो उत्तर है ये मेटलैंड का कथन है, जो कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो उत्तर है प्राकृतिक कानून। दोस्तों हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। ये कथन सही नहीं है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। और तीसरा है कि तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। तो ये कथन तुलनात्मक राजनीति के बारे में सही हैं कि तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है और इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है, और ये उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि? तो उत्तर है शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं और साथ ही निर्धारित भी। और सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य और व्यवहारिक उपयोग के लक्ष्य, ये तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों की उपेक्षा हुई। तो आप जान लीजिए कि आनुभविक अनुसंधानों की। देखिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों की उपेक्षा जो हुई है वो आनुभविक अनुसंधानों में हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता क्या है? तो आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरावादी उपागम है ये अनुभववादी अध्ययन था, मानकीय अध्ययन था और औपचारिक संस्थागत अध्ययन था, और ये सभी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उत्तर है अवैज्ञानिक अध्ययन। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत उपागम है वो अवैज्ञानिक अध्ययन नहीं था, इसलिए ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति के संबंध में एक कथन है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन जी.के. रॉबर्ट्स का है। याद रखिएगा, जी.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने किस राजनीतिक व्यवस्था को शामिल नहीं किया है? तो आप जान लीजिए आमंड ने सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो आप जान लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण। दोस्तों, ये अध्यक्षात्मक सरकार का या अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। और आप जानते भी हैं कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न एक कथन है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ये कथन किसका है? तो उत्तर याद रखिएगा, एम कर्टिस का कथन है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति का सबसे पहला जो विचारक माना जा सकता है वो अरस्तु था, क्योंकि इसने संविधानों के अध्ययन में अब 158 देशों के संविधानों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर एथेंस यानी यूनान का जो है संविधान तैयार किया था। और तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर है, अरस्तु के द्वारा सबसे पहले सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विकास का साधन क्या है? तो आप जान लीजिए, राजनीतिक विकास के कई साधन हैं, जिनमें राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना आदि महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों, सरकार के प्रकार में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है कि संसद में जब किसी भी दल का बहुमत नहीं होता है तो उसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, अल्पतंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये हैं मिचेल्स। दोस्तों, मिचेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों कोकर का है। कोकर एक विचारक हैं जो एक्विनास के संबंध में लिखते हैं कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। अगला प्रश्न है, एक बुक है कि रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो उत्तर है फ्रांसिस विलियम कोकर की। दोस्तों, फ्रांसिस विलियम कोकर की प्रसिद्ध कृति है रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, ये कथन किसका है? तो उत्तर है मैक्सी। याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सी का कथन है कि एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्विनास मध्य युग का एक सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक था जो मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथन किसका है? ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों प्रश्न आप देखिए सेंट थॉमस एक्विनास के संबंध में कि एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, ये कथन मैक्सी का है। और अगला कथन है कि एक्विनास मध्य युग का एक सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक था जो मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है, ये कोस्टर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि, तो क्या कहा जाता है? दोस्तों, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ये धारणा प्रचलित है कि संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? तो ये प्रसिद्ध कथन रैमजे मेयर का है जो कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में किसने दिया है? तो उत्तर है राय सी मैक्रिडिस और वार्ड ने। दोस्तों, राय सी मैक्रिडिस और वार्ड ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा पार्टीज, इंटरेस्ट और जो लीडरशिप संरचना है उससे मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दिया है। अगला प्रश्न है एक, जो देखिए कि किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब ये राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है? तो उत्तर है हन्ना अरेंट। दोस्तों, ये प्रसिद्ध कथन हन्ना अरेंट का है, जिनका मानना है कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है और समाज तक विस्तारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर है गैब्रियल आमंड के द्वारा। दोस्तों, आलमंड के द्वारा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किसने किया है? तो उत्तर है रजनी कोठारी ने। दोस्तों, रजनी कोठारी ने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का विवरण विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार 20वीं शताब्दी के तुलनात्मक पद्धति के विकास के 3 चरण कौन से हैं? तो याद रखिएगा, विधि सम्मत चरण, व्यवहारवादी चरण और नव संस्थानिक चरण। ये जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार 20वीं शताब्दी के तुलनात्मक पद्धति के विकास के 3 चरण हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय नियंत्रण की कौन सी विधि नहीं है? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण ये संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन होती है? तो उत्तर है संसद के। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में कानूनी अधिसत्ता जो है वो संसद के अधीन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकृति का है? तो आप जान लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की स्वरूप या प्रकृति के बारे में आप जान लीजिए। ये गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं? तो उत्तर है ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है? तो उत्तर है सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। याद रखिएगा दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार जो है संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वहाँ पर सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो उत्तर है सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से संबंधित है। तो आप जान लीजिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सिद्धांत है वो शक्ति पृथक्करण है। इसमें शासन के तीनों अंगों यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है दोस्तों कि जब शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तभी व्यक्तियों के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है दोस्तों, वहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसदीय शासन व्यवस्था में। इसी कारण संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है किस आधार पर? तो आप जान लीजिए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों का संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप जान लीजिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
तो उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सबसे पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली शब्द का या अध्यक्षात्मक प्रणाली शब्दावली का प्रयोग किया था? तो उत्तर है वाल्टर बेजहार्ट ने। दोस्तों, वाल्टर बेजहार्ट ने सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पद का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या विशेषता है? तो उत्तर है कार्यपालिका अध्यक्ष और मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं या मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो संसद सदस्यों का ही भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष का जो पद है वो कैसा होता है? तो उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका अध्यक्ष है ये वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है किसका? तो उत्तर है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का व्यवस्थापिका से क्या संबंध है? तो उत्तर है ये यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? तो उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है दोस्तों, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? तो उत्तर है राजनीतिक दल। दोस्तों, संसदीय सरकार राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण करते हैं और वही शासन करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो उत्तर है संसदात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता ये है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। आप जान लीजिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो सरकार के अंग हैं इनका अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है। कोई भी अंग किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस तरह कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का जो वर्गीकरण है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, आप जानते हैं। इनमें शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत पाया जाता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी संसदीय शासन व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें शक्तियों के संयुक्तिकरण सिद्धांत का जो आधार होता है उस पर ये व्यवस्था कार्य करती है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है, क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। कार्यपालिका के स्वतंत्र कार्य क्षेत्र के कारण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि त्वरित और सटीक निर्णय लिया जाना आसान होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है वो कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय शासन प्रणाली निर्भर है? तो उत्तर है व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। और संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? तो उत्तर है नाम मात्र की शक्ति। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान क्या होता है? तो दोस्तों, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो उत्तर है केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों की दोहरी सरकारों का अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक कहा जाता है? तो उत्तर है भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारत में संघात्मक शासन है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये है विधायिका और कार्यपालिका के संबंध। और आप जान लीजिए दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार में विधायिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक लोक प्रशासन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये नौकरशाही पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों से संबद्ध है कौन? तो आर्थर बेल्टला जो हैं, ये तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में संबद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कब से महत्वपूर्ण होता गया? तो उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध और नए राष्ट्रों के उदय के बाद तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण होता गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां जिन क्षेत्रों में रही हैं वे क्या हैं? तो उत्तर है व्यवस्था सिद्धांत, संस्कृति सिद्धांत, विकास सिद्धांत और वर्ग सिद्धांत में दोस्तों 1950 के दशक के मध्य तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास की विशेषताओं का सही क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए, समानता, क्षमता और विभेदीकरण ये राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का क्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति का विज्ञान है। कारण है कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की आनुभविक पद्धति पर निर्भर करती है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। इसके बारे में जो गलत कथन वो ये है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए दोहरी कार्यपालिका होना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, दोहरी कार्यपालिका यानी नाम मात्र की औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो उत्तर है ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, जिसमें दोहरी कार्यपालिका होती है यानी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विसदनवाद किस शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो उत्तर है संघात्मक व्यवस्था की। दोस्तों, द्विसदनवाद संघात्मक व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो उत्तर है संसदीय व्यवस्था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दोहरा शासन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता कौन? तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकात्मक शासन की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए कि भारत में जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है और आपातकालीन प्रावधान, इन सब से भारत में एकात्मक शासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं परिलक्षित होती हैं और ये सारी विशेषताएं भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है क्या? तो राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय जो है ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? तो ये हैं स्ट्रांग, C.F. स्ट्रांग। दोस्तों C.F. स्ट्रांग ने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। अगला प्रश्न है ये कथन किसका है कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा और उसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। तो एकात्मक राज्य के संबंध में ये परिभाषा फाइनर द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये डायसी के अनुसार दोस्तों एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, डायसी द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो उत्तर है शक्तियों का केंद्रीकरण। दोस्तों शक्तियों का जो केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ये एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। अगला प्रश्न है कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो उत्तर है विधायिका और कार्यपालिका में जो पूर्ण पृथक्करण है ये संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य विशेषता या लक्षण में शामिल नहीं है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण ये अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो मानी जाती है, कौन सी सरकार? तो उत्तर है एकात्मक सरकार। तो ये परिभाषा एकात्मक सरकार से संबंधित है जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि और जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो। अगला प्रश्न है एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये डायसी का कथन है जो कहते हैं कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके में कौन एकात्मक राज्य है? तो यूनाइटेड किंगडम दोस्तों एकात्मक राज्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है परायपन की संकल्पना जो एलियनेशन थियरी है ये कार्ल मार्क्स द्वारा उसके किस पुस्तक में दी गई है? तो उत्तर है परायपन की संकल्पना दोस्तों ये मार्क्स की पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में वर्णित है। अगला प्रश्न आपको युग्मों का सुमेलन करना है, विभिन्न देश और उनसे संबंधित शासन व्यवस्थाओं का सुमेलन करना है। तो आप जान लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत और जर्मनी में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिण अफ्रीका में है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा, अमेरिका, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और एकात्मक राज्य की व्यवस्था दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो उत्तर है फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस में अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि ये कथन किसका है? संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है, तो ये स्ट्रांग का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में कौन सा सही कथन है? तो आप जान लीजिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है ये राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है और ये व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी, यानी ऐसे राज्यों में ऐसा राज्य जो जहाँ पर कोई संविधान नहीं है वहाँ पे कोई राज्य नहीं बल्कि अराजकता की व्यवस्था होगी, ये जेलिनेक का कथन है।
अब आइए दोस्तों, संघवाद या जो हमारा संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं के लिए, उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है। कारण है कि ये केंद्र और इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद दोस्तों ये शक्तियों के विभाजन पर या शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर पर आधारित होता है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन केंद्र और इकाइयों के बीच जो कोई विवाद उत्पन्न होते हैं उसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होती है, जिससे संघीय शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। कारण है कि शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति और दलीय राजनीति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है सहकारी संघवाद। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी, ये सहकारी संघवाद का लक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो आप जान लीजिए, शक्तियों का विभाजन या बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। अगला प्रश्न है संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। तो आप जान लीजिए, संघीय शासन में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायालयों के प्राधिकार में क्या भारतीय संघवाद का एक अनिवार्य लक्षण नहीं है। तो उत्तर है एकात्मक सरकार। दोस्तों एकात्मक सरकार भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों शब्द फेडरलिज्म फोडस शब्द से ग्रहण किया गया है और ये किस भाषा का शब्द है। तो उत्तर है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ समझौता से होता है। अगला प्रश्न है शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय और लिखित संविधान में अमेरिका की संघ राज्य विशेषता की जो संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या नहीं है। तो न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था में प्रायः किसकी आवश्यकता होती है। तो उत्तर है लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की, क्योंकि संविधान के द्वारा जब लिखित संविधान होगा तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और शक्ति विभाजन ये संघीय व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार और शक्तियों के विभाजन में कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है। तो उत्तर है संघ से अलग होने का अधिकार, ये संघवाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है सहयोगी संघवाद का उदाहरण कौन सा है। तो अमेरिका सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कौन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। तो एक विचारक है ग्रेनविल ऑस्टिन, इसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं। तो देखिए भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता और केंद्र राज्य समन्वय, ये संघात्मक सरकार के सफल संगठन की अनिवार्य शर्तें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो क्या है। तो ये है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। ये जो विशेषता है भारतीय और अमेरिकी संघवाद दोनों में
पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के निकट क्यों है? क्यों? तो इसका कारण है क्योंकि दोनों में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो केंद्र और राज्यों के विवादों में निपटारा या फैसले का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो मॉरिस जोन्स, एक विचारक है मॉरिस जोन्स, इन्होंने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की जननी किस देश को कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जन्म स्थान या जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन में किस देश का संविधान संघीय दृष्टांत का नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान दोस्तों ये संघीय नहीं है, बल्कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये संघीय दृष्टांत के संविधान हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। भारत संघात्मक व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था और ब्रिटेन एकात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? तो उत्तर है, भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये कथन किसका है? तो ये के.सी. वियर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो उत्तर है राष्ट्रपति का नेतृत्व, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान होता है और ये भारतीय संघ व्यवस्था का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन हैं? तो आप जान लीजिए, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और द्विसदनीयता ये भारतीय संघ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासन प्रणालियों और उनके आवश्यक गुणों का सही सुमेलन करना है। कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत शक्ति पृथक्करण है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर और एकात्मक शासन प्रणाली ये शक्तियों के संकेंद्रण या केंद्रीकरण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक संघवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जिस प्रकार से ब्रिटेन को संसदात्मक व्यवस्था का जनक माना जाता है, उसी तरह आधुनिक संघवाद का जनक अमेरिका को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रकार की सरकारों का मिश्रण पाया जाता है? तो फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की सरकारों का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन, अमेरिका में संघात्मक शासन, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? दोस्तों, ऐसी संघ व्यवस्था को सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे विचारकों को बहुलवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य संघों का एक संघ है, ये किसने कहा है? तो ये कथन अरस्तु का है जो कहते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, राज्य को कौन सर्वोच्च समुदाय मानता है? तो अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है। इसके अलावा अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था माना है और इसे वो सर्वोच्च समुदाय कहता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो ये है जॉन लॉक। दोस्तों, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है, जबकि हाब्स का जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है वो लॉक के पूरी तरह विपरीत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक दशा में मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सभ्य जंगली की तरह था। इसको वह नोबेल सेवेज की संज्ञा देता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों, अमेरिकी संविधान में जो मूल अधिकार या नागरिकों के अधिकार हैं उनको प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।